जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस YouTube प्लेटफॉर्म MCQ स्टडी पर। मेरा नाम है वरुण और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित सुपर फास्ट रिवीजन सीरीज़। तो ये पहला है रिवीजन सीरीज़ का पार्ट। आप लोग को ये जो 3-4 दिन बचे हुए हैं, इन 3-4 दिनों में काफ़ी क्वेश्चन क्विज के फॉर्म में आपको हैंड रिटन मेरे बनाए हुए हैं। ये इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है मैं आपको करा दूँगा। तो ये पहला पार्ट है आज। इसके बाद दूसरा, तीसरा लगातार हम आपको देते रहेंगे। कोशिश करेंगे कि 4 दिन में जो जीएस के क्वेश्चन हैं हम उनका अच्छे से रिवीजन करा सकें। तो दोस्तों, पहला ये जो क्विज है, हम इसे शुरू करने से पहले हम आपको बता रहे हैं कि हम आपके लिए रोज़ डेली का करंट अफेयर लेकर आते हैं और हम कुछ आपके लिए बिहार स्पेशल, यूपी स्पेशल और जीके स्पेशल क्विज हम आपके लिए पहले भी अपलोड कर चुके हैं। आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। और ये जो सुपर फास्ट रिवीजन सीरीज़ है, आज अभी ये पहला वीडियो है, तो इसे ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। ये आपके बिहार शिक्षक भर्ती जो है उसके रिवीजन में बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करेगी। आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप जाकर देख सकते हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद लाइक भी करिएगा, इस पर कमेंट भी करिएगा कि आपको कैसा लगा। और आपने अभी तक अगर हमारे वीडियो को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, जिससे और भी लोग इन क्वेश्चंस को देख पाएँ और फ़ायदा उठा पाएँ। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है भागलपुर ताम्र अभिलेख। भागलपुर ताम्र अभिलेख जो है वो किस राजवंश से संबंधित है? अगर हम भागलपुर ताम्र अभिलेख की बात करते हैं तो ये पाल राजवंश से संबंधित है। पाल राजवंश में भी किससे संबंधित है? पाल राजवंश के नारायण पाल से संबंधित है। इस ताम्रपत्र के अनुसार क्या बताया गया है? इस ताम्रपत्र के अनुसार बताया गया है कि नारायण पाल ने 1000 शिव मंदिरों का निर्माण कराया तथा तिरहुत में एक गांव दान में दिया था। तो भागलपुर ताम्र अभिलेख जो है नारायण पाल से संबंधित है, जो पाल वंशी शासक था। और इस ताम्रपत्र के अनुसार नारायण पाल ने 1000 शिव मंदिरों का निर्माण करवाया तथा तिरहुत में एक गांव दान में दिया था। अब पाल वंश के बारे में जान लेते हैं। पाल राजवंश की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने की थी। कब? 755 ईस्वी में गोपाल ने पाल राजवंश की स्थापना की थी। और गोपाल का उत्तराधिकारी होता है धर्मपाल, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कब की थी इन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना? इन्होंने 8वीं शताब्दी में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो आधुनिक अंतचक गांव है भागलपुर में, वहाँ पर स्थित था। कहाँ पे था? अंतचक गांव भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय वहीं पर स्थित था। तो ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो हम बता देंगे कि धर्मपाल ने की थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रारंभिक वैदिक सभ्यता का एकमात्र स्रोत क्या है? आप सभी जानते हैं कि जो प्रारंभिक वैदिक सभ्यता है उसका एकमात्र स्रोत है ऋग्वेद। ऋग्वेद को सबसे प्राचीनतम वेद कहा जाता है और ये प्रारंभिक जो वैदिक सभ्यता थी उसका एकमात्र स्रोत है। आप सभी जानते हैं कि वैदिक काल को 2 भागों में बांटा जाता है, एक वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। तो वैदिक काल की जो कालावधि है वो है 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक। उसके बाद उत्तर वैदिक काल शुरू हो जाता है, तो 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक। उसके बाद आप जानते हैं महाजनपद काल वगैरह शुरू हो जाते हैं 600 ईसा पूर्व से। तो जो प्रारंभिक वैदिक सभ्यता है उसका स्रोत क्या है? उसका एकमात्र स्रोत है ऋग्वेद। अगर हम ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 श्लोक हैं। और इसके तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है। किसका? गायत्री मंत्र का वर्णन तीसरे मंडल में किया गया है। और ये गायत्री मंत्र किसके द्वारा रचित है? विश्वामित्र जी के द्वारा रचित है गायत्री मंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अशोक के समय में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? तो जो अशोक के समय में बौद्ध संगीति हुई थी उसका नाम था तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी अशोक के समय। आप जानते हैं 4 बौद्ध संगीतियाँ प्रसिद्ध हैं, तो 4 बौद्ध संगीति के बारे में हम जानते हैं।
और अशोक के समय जो हुई थी वो तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी। कब हुई थी? 250 ईसा पूर्व में तीसरी बौद्ध संगीति अशोक के समय में पाटलिपुत्र में हुई थी। और अध्यक्ष कौन थे इसके? मोगलीपुत्र तिस्स जो थे इसके अध्यक्ष थे। और इसमें क्या हुआ था? इसमें जो बौद्धों का हीनयानवादियों में विभाजन हो गया था। आप जानते हैं बौद्ध धर्म के संप्रदाय हीनयान और महायान, तो उसमें बौद्धों का विभाजन हो गया था। तो अब हम जो 4 जो बौद्ध संगीति हैं उनके बारे में जान लेते हैं। पहली बौद्ध संगीति जो है, पहली बौद्ध संगीति कब होती है? पहली बौद्ध संगीति जो होती है वो होती है जब महात्मा बुद्ध अपना शरीर छोड़ते हैं, तभी 483 BC में ही पहली बौद्ध संगीति हो जाती है। कहाँ पर? राजगृह में। और अजातशत्रु के संरक्षण में पहली बौद्ध संगीति होती है। और अध्यक्ष कौन रहते हैं? महाकश्यप इसके अध्यक्ष रहते हैं। दूसरी बौद्ध संगीति होती है इसके ठीक 100 वर्ष बाद वैशाली में, जो कालाशोक के संरक्षण में होती है, और सबाकामी इसके अध्यक्ष रहते हैं। इसके अलावा तीसरी बौद्ध संगीति अभी हमने आपको बताया 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में अशोक के समय, मोगलीपुत्र तिस्स इसके अध्यक्ष रहते हैं। इसके अलावा चौथी बौद्ध संगीति जो होती है प्रथम शताब्दी में होती है, और ये कुंडलवन कश्मीर में कुषाण वंशी शासक कनिष्क के संरक्षण में होती है। इसमें वसुमित्र अध्यक्ष रहते हैं और अश्वघोष उपाध्यक्ष रहते हैं। तो ये चारों बौद्ध संगीति जो हैं इनको आप अच्छे से देख लीजिएगा। कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं इनसे कि कब हुई थी, किस जगह हुई थी, कौन अध्यक्ष था, किसके संरक्षण में हुई थी, तो ये सब आपको एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेना है। नेक्स्ट पर चलते हैं। बुद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन है? बुद्ध धर्म के त्रिरत्न की बात की जाए तो बुद्ध, धम्म और संघ, ये बुद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। कौन कौन? बुद्ध, धम्म और संघ जो हैं बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी? गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों, आपको ये जो PDF है हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक रहेगा, उसमें से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको इसकी आवश्यकता है तो। और वो निःशुल्क है आपके लिए, ऐसा नहीं है कि हम कोई भी आपसे चार्ज कर रहे हैं। तो कौन सा महाजनपद चंपा और गंगा नदी के संगम पर स्थित था? कौन सा महाजनपद, जो महाजनपद काल था उसमें कौन सा महाजनपद चंपा और गंगा नदी के संगम पर स्थित था? चंपा और गंगा नदी के संगम पर स्थित था। कौन सा अंग महाजनपद चंपा और गंगा नदी के संगम पर स्थित था? अगर हम अंग की राजधानी के बारे में बात करें तो अंग की राजधानी थी चंपा, या इसी को चंपापुरी भी कहते हैं। आधुनिक मुंगेर जो स्थान है, आधुनिक मुंगेर में ये मतलब वर्तमान में मुंगेर में स्थित है कहा जाए तो। और आप लोग बताइए कि कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि महाजनपद काल में सबसे दक्षिणी महाजनपद कौन था? सबसे दक्षिणी महाजनपद कौन था? आप सभी लोग जानते होंगे सबसे दक्षिणी महाजनपद कौन था। उसकी राजधानी हम बता देते हैं, उसकी राजधानी पैठन या पोतन थी। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए कि सबसे दक्षिणी महाजनपद कौन था। नेक्स्ट पर चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता आधारित विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय राखीगढ़ी हरियाणा में बनने जा रहा है। तो इसे याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता पर आधारित विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय राखीगढ़ी जो हिसार जिला हरियाणा में है वहाँ बनने जा रहा है। और हम देख लेते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल है बनवाली, ये कहाँ पर है? बनवाली फतेहाबाद जिला हरियाणा में है। बनवाली फतेहाबाद जिला हरियाणा में ही है। लोथल जो है भावनगर जिला गुजरात में है। और लोथल से हमें क्या मिला है? लोथल से हमें गोदीवाड़ा प्राप्त होता है। ये एक बंदरगाह शहर था सिंधु घाटी सभ्यता का। और कालीबंगा जो है, कालीबंगा में हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में है कालीबंगा। और कालीबंगा से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। और काले रंग की चूड़ियाँ मिली हैं, उसी के नाम पर
ये कालीबंगा नाम पड़ा है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान की परिकल्पना को जन्म दिया किसने दिया था? पाकिस्तान की जो परिकल्पना थी इसको जन्म दिया था चौधरी रहमत अली ने। चौधरी रहमत अली 1933 से लेके 35 तक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जो इंग्लैंड में है उसके छात्र थे और इन्होंने पाकिस्तान की परिकल्पना को जन्म दिया। मतलब ये जो पाकिस्तान शब्द आया था ये चौधरी रहमत अली के द्वारा दिया गया था। पाकिस्तान नाम कह लीजिए, पाकिस्तान शब्द जो है चौधरी रहमत अली के द्वारा दिया गया था। अगर पृथक राज्य की मांग की बात करें तो ये मुसलमानों के लिए जो पृथक राज्य की मांग की बात करें, इसके प्रवर्तक किसे माना जाता है? इसके प्रवर्तक मोहम्मद इकबाल को माना जाता है। मोहम्मद इकबाल को मुसलमानों के लिए पृथक राज्य या राष्ट्र के विचार का प्रवर्तक माना जाता है। ये वही मोहम्मद इकबाल हैं जिन्होंने लिखा था सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। और जब पाकिस्तान की परिकल्पना को ये शब्द का जन्म दिया चौधरी रहमत अली ने, ये कैम्ब्रिज के छात्र थे। फिर मार्च 1940 में मुस्लिम लीग ने एक लाहौर अधिवेशन करते हैं। उसमें पहली बार पृथक पाकिस्तान के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया। हालांकि इस प्रस्ताव में पाकिस्तान शब्द का उन्होंने उल्लेख नहीं किया था, लेकिन पृथक एक राष्ट्र के रूप में जो मुस्लिमों के लिए हो उसका प्रस्ताव पारित किया गया। कब? मार्च 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट पर चलते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था तो आप बताएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। इसके अलावा आपको ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो महात्मा गांधी ने एकमात्र जो गोलमेज सम्मेलन था वो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। महात्मा गांधी के साथ इस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने मदन मोहन मालवीय और सरोजनी नायडू भी इंग्लैंड गए हुए थे। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सांप्रदायिक पंचाट। आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि सांप्रदायिक पंचाट या कम्युनल अवार्ड कब जारी हुआ था? अगर हम सांप्रदायिक पंचायत की बात करें तो ये जो जारी किया था ये ब्रिटिश पीएम थे उस समय, तत्कालीन ब्रिटिश पीएम रैमसे मैकडोनाल्ड के द्वारा। कब जारी किया गया था? 16 अगस्त 1932 को जारी किया गया था। इसमें क्या किया गया था कि इसमें जो पृथक निर्वाचन पद्धति थी वो मुस्लिमों के लिए तो बरकरार रखी ही, साथ में इन्होंने दलितों पर भी लागू कर दी। तो इससे क्या हुआ? तो महात्मा गांधी इस कम्युनल अवार्ड से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि उन्होंने कहा इस तरह तो दलित हिंदू धर्म से अलग हो जाएंगे। तो इसके लिए उन्होंने आमरण अनशन करते हैं वो। फिर एक ऐतिहासिक पूना पैक्ट होता है महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच 26 सितंबर 1932 को। पूना पैक्ट भी पूछा जा सकता है कि कब हुआ था, तो 26 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट होता है गांधी जी और अंबेडकर के मध्य। तो इसमें क्या होता है, इसमें दलित सीटें जो रहती हैं 71 से बढ़ाकर 148 कर दी जाती हैं। तो फिर जो पृथक निर्वाचन व्यवस्था थी दलितों के लिए उसे समाप्त कर दिया जाता है। तो ये पूना पैक्ट होता है। तो याद रखिएगा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब हुई? 16 अगस्त 1932 को। और फिर पूना पैक्ट कब हुआ? 26 सितंबर 1932 को गांधी और अंबेडकर के मध्य। हालांकि बताते हैं कि गांधी जी ने इसमें साइन नहीं किया था, उनके स्थान पर उनके प्रतिनिधि के रूप में शायद मदन मोहन मालवीय ने साइन किए थे। फिर भी एक बार कन्फर्म कर लीजिएगा आप लोग गूगल से देखकर। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अलाई दरवाज़ा बनवाया था। अगर हम अलाई दरवाज़ा की बात करें तो आपको इसके नाम से समझ में आ रहा होगा कि अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सल्तनत का सुल्तान कब से कब तक रहता है? 1296 से 1316 तक ये दिल्ली सल्तनत का सुल्तान रहता है। और ये जो अलाई दरवाज़ा बनवाया है अलाउद्दीन खिलजी ने कब बनवाया? 1311 में बनवाया था। और ये कुतुब मीनार परिसर में ही स्थित है। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद रखने की बात है कि दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसके पास स्थायी सेना थी,
ये इसने स्थायी सेना रखी थी, क्योंकि ये लगातार अपने साम्राज्य को विस्तार देना चाहता था, तो इसने अपने लिए एक स्थायी सेना रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दीवान ए आरिज, दीवान ए आरिज, दीवान ए बंदगान और दीवान ए खैरात, ये जो विभाग थे, ये इन विभाग का क्या मतलब था और ये किसके द्वारा शुरू किए गए? तो जो दीवान ए आरिज विभाग था, इसे रक्षा विभाग भी कहते थे। ये शुरू किया गया किसके द्वारा? गयासुद्दीन बलबन के द्वारा। किसके द्वारा? गयासुद्दीन बलबन के द्वारा दीवान ए आरिज विभाग, जिसे रक्षा विभाग भी कहते हैं, इसे शुरू किया गया। गयासुद्दीन बलबन ने 1266 से लेके 1286 तक राज करता है ये दिल्ली सल्तनत में, और इसने विस्तारवाद की नीति का त्याग करके अपने साम्राज्य को सुदृढ़ बनाने के लिए काम किया, और इसने स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि घोषित करके सिजदा और पैबोस नाम की 2 ईरानी परंपराएं शुरू की थीं, और इसने नवरोज नाम से एक त्यौहार भी शुरू किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। दीवान ए बंदगान, दीवान ए बंदगान जिसे दास विभाग कहते थे, दासों की देखभाल के लिए, और दीवान ए खैरात, दीवान ए खैरात जो दान विभाग था, लोक कल्याण के लिए। ये दोनों विभाग किसने बनाए थे? दीवान ए बंदगान और दीवान ए खैरात नामक ये जो 2 विभाग थे, ये बनाए थे फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक 1351 से लेके 1388 तक दिल्ली सल्तनत में शासन करता है, और ये सिंचाई नहरें होती हैं, उसकी खेती के लिए सिंचाई नहरों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। कौन? फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। अगर हम विजयनगर साम्राज्य की राजधानी की बात करें तो हम्पी थी। हम्पी जो है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, और हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। हालांकि जो इनके वंश का नाम था वो था संगम वंश। इनके पिता के नाम पर इस वंश का नाम संगम वंश रखा गया। और ये जो हम्पी थी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी, इसके खंडहरों को 1986 में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल में शामिल कर लिया है। तो अब प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि हम्पी के खंडहरों को यूनेस्को ने किस वर्ष विश्व विरासत स्थल में शामिल किया? तो आप बताएंगे 1986 में। और मदुरई जो है पांड्य राजाओं की राजधानी थी। यहाँ पर मीनाक्षी मंदिर स्थित है। क्या नाम है? मीनाक्षी मंदिर स्थित है। पांड्य राजाओं की राजधानी थी। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई में स्थित है। और मदुरई जो है वेंगई नदी के तट पर है, और ये पांड्य राजाओं द्वारा मीनाक्षी मंदिर बनवाया गया है। मीनाक्षी मंदिर किसको समर्पित है? मीनाक्षी मंदिर शिव पार्वती को समर्पित है। और नेक्स्ट पर चलते हैं अमरावती। अमरावती जो है सातवाहन और पल्लव राजाओं की राजधानी के रूप में जाना जाता है। कौन? अमरावती सातवाहन और पल्लव राजाओं की राजधानी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शेर शाह सूरी द्वारा सड़क निर्माण सड़क का निर्माण कराया गया, उस सड़क का क्या नाम था? ऐतिहासिक सड़क थी जिसका निर्माण कराया गया ये शेर शाह सूरी द्वारा। इसका जो नाम था इसे जीटी रोड कहते हैं। जीटी रोड या ग्रांट टंक रोड कहते हैं। इसे सड़क ए आजम भी कहा जाता है। इसे उत्तरापथ भी कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है? जीटी रोड, सड़क ए आजम और उत्तरापथ भी कहा जाता है। तो शेर शाह सूरी ने एक ऐतिहासिक सड़क का निर्माण कराया था। इस सड़क की अगर कुल लंबाई की बात करें तो ये 3710 किलोमीटर तक लंबी है, और ये अफ़गानिस्तान के काबुल से लेकर टेकनॉफ बांग्लादेश तक जाती है। शेर शाह सूरी के बारे में अगर हम बात करें तो शेर शाह सूरी का जन्म 1472, कुछ लोग बताते हैं, कुछ लोग 1486 में बताते हैं। तो इनका जन्म
तब हुआ था और इनकी मृत्यु तो 22 मई 1545 में हुई थी। कहाँ पर? ये कालिंजर युद्ध के दौरान घायल हो जाते हैं, उसी से इनकी मृत्यु हो जाती है। क्या करते हैं ये, जब गोले दाग रहे होते हैं तो एक तोप का गोला कालिंजर की दीवार से टकराकर वापस इन्हीं के पास आ गिरता है और वहाँ पर विस्फोट हो जाता है, जिसकी वजह से ये घायल होते हैं। तदुपरांत ये मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये भारत के सुल्तान के रूप में इन्होंने 1540 से लेकर 1545 तक इन्होंने भारत के सुल्तान के रूप में शासन किया था। इन्होंने हुमायूं को हराया था। कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में इन्होंने हुमायूं को हराया था। राजधानी जो है, शेरशाह सूरी की राजधानी क्या थी जिस समय सुल्तान थे? तो सासाराम इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। और उत्तराधिकारी शेरशाह सूरी के बाद इनका उत्तराधिकारी कौन होता है? इस्लाम शाह शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी के रूप में जगह लेते हैं। अगर हम शेरशाह के मकबरा की बात करें तो शेरशाह का मकबरा कहाँ पे है? सासाराम बिहार में ही शेरशाह का मकबरा स्थित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। अगर हम नेहरू रिपोर्ट के बारे में बात करें तो नेहरू रिपोर्ट जो प्रस्तुत की गई थी 28 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। जब ये लोग साइमन कमीशन का विरोध कर देते हैं तो जो तत्कालीन उस समय लॉर्ड बर्कनहेड एक रहते हैं, लॉर्ड बर्कनहेड ये कहते हैं कि भारतीयों को संविधान बनाने की चुनौती देते हैं, संविधान सभा बनाने की चुनौती देते हैं। तो इसमें कांग्रेस की एक बैठक होती है, उसमें एक समिति बनाई जाती है रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए, संविधान के सिद्धांतों को निर्धारित करने के लिए एक समिति बनाई जाती है। उस समिति के अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? उस समिति के अध्यक्ष बनाया जाता है पंडित मोतीलाल नेहरू को। ये कौन थे? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। तो पंडित नेहरू को बनाया जाता है इसका अध्यक्ष। इस जो समिति थी इसमें 7 सदस्यीय समिति का गठन किया जाता है। इस समिति का उद्देश्य क्या था? संविधान के सिद्धांतों को निर्धारित करना था। तो ये अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत करते हैं? ये 28 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देते हैं, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। होम रूल लीग आंदोलन। होम रूल लीग आंदोलन जो था, होम रूल लीग आंदोलन चलाया जाता है सबसे पहले आयरलैंड में चलाया जाता है। तो उसी आयरलैंड की तर्ज पर भारत में जो होम रूल लीग की शुरुआत की जाती है, सबसे पहले लोकमान्य तिलक द्वारा 28 अप्रैल 1916 को लोकमान्य तिलक द्वारा पुणे में महाराष्ट्र होम रूल लीग की शुरुआत की जाती है। और ये महाराष्ट्र होम रूल लीग का प्रचार प्रसार किसके माध्यम से करते हैं? अपने मराठा और केसरी नामक पत्र के माध्यम से इसका प्रचार करते हैं। मराठा जो था एक अंग्रेजी अखबार था और केसरी मराठी अखबार था। इसके अलावा फिर सितंबर 1916 में मद्रास में एनी बेसेंट अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना करती हैं। किसकी करती हैं? अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट सितंबर 1916 में करती हैं। तो एनी बेसेंट अपने पत्र न्यू इंडिया जो दैनिक पत्र था और कॉमनवेल्थ जो साप्ताहिक पत्र था उसके माध्यम से अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना करती हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। तिलक ने अपने पत्र मराठा तथा केसरी के द्वारा होम रूल लीग आंदोलन का प्रचार प्रसार किया था। अब हम जान लेते हैं यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन, क्योंकि कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन को क्रम से लगाइए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सबसे पहले 1498 में कौन आते हैं? पुर्तगाली आते हैं। पुर्तगाली में कौन आता है? आप लोग बताइए। पुर्तगाली में आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि पुर्तगाली में सबसे पहले कौन आता है। तो पुर्तगाली सबसे पहले कब आते हैं? 1498 ईस्वी में सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं। पुर्तगाली के बाद फिर अंग्रेज आते हैं 1600 ईस्वी में। फिर उसके बाद डच आते हैं 1602 ईस्वी में। डेनिश आते हैं 1616 में। फ्रांसीसी आते हैं 1664 में और सबसे लास्ट में स्वीडिश आते हैं 1731 में। तो याद रखिएगा, पुर्तगाली सबसे पहले आए, फिर अंग्रेज, डच, डेनिश, फ्रांसीसी, फिर स्वीडिश। एक बात यहाँ याद रखने की बात है
कि जो पुर्तगाली आए थे ये सबसे पहले आए थे और सबसे आखिरी में जाते भी पुर्तगाली हैं। 1961 में गोवा 1961 तक पुर्तगालियों के अधीन रहता है। फिर 1961 में गोवा को भारत में शामिल किया जाता है। तो पुर्तगाली सबसे पहले आते हैं 1498 में और सबसे आखिरी 1961 में जाते भी हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। विजयनगर साम्राज्य जो था उसमें कौन कौन से वंश थे? तो इसमें 4 वंश प्रमुख थे। कौन कौन से? संगम वंश, फिर सुलुभ वंश, तुलुभ वंश और अराविडु वंश। संगम वंश की अगर बात की जाए तो जो संगम वंश की स्थापना की थी इसमें सबसे पहले तो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक के रूप में अगर आपसे पूछा जाए तो हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी और विजयनगर साम्राज्य में इन्होंने संगम वंश की नींव डाली। संगम वंश जो था हरिहर और बुक्का के पिताजी संगम के नाम पर इन्होंने संगम वंश की शुरुआत की। तो संगम वंश कब से कब तक चलता है? 1336 से लेके 1485 तक संगम वंश चलता है। फिर सुलुभ वंश आता है। तो सुलुभ वंश की स्थापना की थी सुलुभ नरसिंह ने। इसका कार्य ये जो है बहुत कम समय के लिए चलता है। 1486 ईस्वी से लेके 1509 ईस्वी तक चलता है। उसके बाद आता है तुलुभ वंश। तुलुभ वंश की स्थापना वीर नरसिम्हा या वीर नरसिंह ने की थी और इसमें जो तुलुभ वंश है इसी में महान शासक कृष्णदेव राय भी होते हैं। कृष्णदेव राय द्वितीय जो हैं इन्हें आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता था, याद रखिएगा। इन्हीं के राज दरबार में पंडित तेनाली रामा नाम से प्रसिद्ध विद्वान रहते थे। फिर अराविडु वंश जो था ये विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राजवंश था। लेकिन अराविडु वंश के अगर संस्थापक के बारे में बात की जाए तो कई जगह त्रिमूल देव राय लिखा रहता है और कई जगह आलिया राम राय भी लिखा रहता है। तो ये 4 राजवंश विजयनगर साम्राज्य में थे, याद रखिएगा। संगम, सुलुभ, तुलुभ और अराविडु। और नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मूल अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि मूल अधिकारों को, ये संविधान के स्रोत में आते हैं कि मूल अधिकार को किससे लिया गया, मौलिक कर्तव्य को किससे लिया गया, जो राज्य के नीति निदेशक तत्व हों उनको किससे लिया गया। तो हम इन सबको जान लेते हैं। पहले तो मूल अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मूल अधिकारों को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगर हम मौलिक कर्तव्य की बात करें तो रूस के संविधान या USSR यानी सोवियत संघ के संविधान से कहा जाए लिया गया है। मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ के संविधान से, DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हिंदी में कहा जाए राज्य के नीति निदेशक तत्व लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। और संसदीय व्यवस्था और कानून के शासन की बात की जाए तो ये इंग्लैंड यानी यूनाइटेड किंगडम से लिए गए हैं। और आपात उपबंध की बात की जाए तो ये लिए गए हैं जर्मनी से। अगर हम मूल अधिकार की बात करें तो ये अमेरिका से लिए गए हैं। और मूल अधिकार की बात संविधान के भाग 3 में की गई है। और किस अनुच्छेद से कब तक? अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक, याद रखिएगा। मूल अधिकार भारतीय संविधान में भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक वर्णित हैं। पहले जो था पहले 7 मौलिक अधिकार थे लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन से मौलिक अधिकार को हटाया गया? तो कानून संपत्ति का अधिकार जो था पहले एक मौलिक अधिकार था, फिर इसे क्या किया गया? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। जो 44वां संविधान संशोधन किया गया था कब? 1978 में। इसे मूल अधिकार से हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो पहले अनुच्छेद 31 में था जो अब अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया है। कौन से भाग में? अनुच्छेद 12 के भाग 12 है अनुच्छेद का, और अनुच्छेद का भाग 12 है और संविधान का भाग 12 है और अनुच्छेद 300A है जिसमें संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में बनाकर जोड़ दिया गया है। तो याद रखिएगा 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा ऐसा किया गया है। याद रखिएगा क्योंकि प्रश्न ये इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया, या फिर पूछा जाएगा कि
संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा कानूनी अधिकार बना दिया गया या किस सन में बना दिया गया, तो सब आप याद रखिएगा। अब हम जो मूल अधिकार हैं उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समता के अधिकार के बारे में बात की गई है। इसे राइट ऑफ इक्वलिटी या समानता का अधिकार भी कह सकते हैं, समता का अधिकार भी कह सकते हैं। तो अनुच्छेद 14 जो दिया गया है उसके अनुसार कानून के समक्ष सभी बराबर हैं और कानून को सभी को कानून का समान संरक्षण प्राप्त है। तो कानून कभी भेदभाव नहीं करता कि कौन अमीर है कौन गरीब है, इस तरीके से सभी को समान संरक्षण प्राप्त है, प्रत्येक नागरिक को। अनुच्छेद जो 15 है वो कहता है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग अथवा जन्मस्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। इससे संरक्षण जो प्रदान करता है वो अनुच्छेद 15 है। फिर अनुच्छेद जो 16 है वो अवसर की समानता की बात करता है कि सभी को समान अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं। अनुच्छेद जो 17 है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अस्पृश्यता का अंत, ये कई बार पूछा गया है कि अस्पृश्यता का जो अंत है यानी छुआछूत का अंत संविधान के कौन से अनुच्छेद में, तो हम बताएंगे संविधान के अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अंत है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला जो अनुच्छेद है 18वां अनुच्छेद कहता है कि उपाधियों का अंत। इसमें एकेडमिक और सैन्य जो उपाधियां हैं वो उन्हें छोड़कर सारी उपाधियों का अंत कर दिया गया है अनुच्छेद 18 के द्वारा, कि यदि आपको कोई राजा महाराजा की उपाधि लगानी हो, आपको कहलाना अच्छा लगता हो, तो अपना नाम ही रख लीजिए राजा या महाराजा। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला देखते हैं कि अगर जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है संविधान में, अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक दिया गया है। किसका? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। उससे पहले क्या दिया गया है? उससे पहले स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 19 से 27 में, यानी पहले स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 27 में, अनुच्छेद 19 से 22 अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार। फिर अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमें प्राप्त है। इसके अलावा संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमें कहाँ प्राप्त होता है? अनुच्छेद 32 में हमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्राप्त होता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की हृदय और आत्मा किसे माना जाता है? अनुच्छेद 32 को, क्योंकि इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा हो, अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, इस पर कमेंट करिए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सकें। हम आपको बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित सुपरफास्ट रिवीजन सीरीज ये करा रहे हैं। इसका ये पहला भाग है, इसके आगे और भी भाग आएंगे। तो दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन से मौलिक अधिकार देश में आपातकाल घोषित होने पर भी निलंबित नहीं किए जा सकते? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि कौन से मौलिक अधिकार आपातकाल घोषित होने पर भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं, या कौन से अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता मौलिक अधिकार के? तो अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता आपातकाल के दौरान भी। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि आपातकाल की बात की गई तो हम आपातकाल के बारे में ही बात करेंगे। तो जो संविधान में आपातकाल का जिक्र है, किस भाग में है आपातकाल का जिक्र? आपातकाल का जो जिक्र है संविधान में भाग 18 में है। भाग 18 में 3 प्रकार के आपातकालों की बात की गई है। कौन कौन से में? एक अनुच्छेद 352 में दिया हुआ है, एक अनुच्छेद 356 में दिया हुआ है और एक अनुच्छेद 360 में दिया हुआ है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये जो एक एक अनुच्छेद हैं ये सब अलग अलग भी आते हैं, अलग अलग ही आते हैं अधिकतर। सीधे आपसे पूछ लिया जाएगा कि अनुच्छेद 352 में क्या है, तो अनुच्छेद 352 में जो है वो है नेशनल इमरजेंसी, यानी राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया जाता है। इसकी इन्होंने 3 शर्तें निर्धारित की हैं। या तो युद्ध हो जाए किसी से, या बाह्य आक्रमण हो जाए, या फिर
पहले, या फिर सशस्त्र विद्रोह हो जाए। पहले यहाँ पे आंतरिक अशांति था सशस्त्र विद्रोह की जगह, लेकिन फिर संशोधन करके सशस्त्र विद्रोह लिखा गया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 जो है राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। राष्ट्रपति शासन कब लगता है किसी राज्य में? जब किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र असफल हो जाता है और राज्यपाल इसकी अनुशंसा करे राष्ट्रपति से, तो राष्ट्रपति को यदि उचित जान पड़ता है तो वो राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं। इस दौरान जो राज्य की सत्ता रहती है, यानी राज्य का सर्वे सर्वा होता है, वो राज्यपाल होता है, याद रखिएगा। उसके अलावा तीसरा जो अनुच्छेद दिया गया है 360, 360 में क्या दिया गया है? वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। तो भारत में अभी तक एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, इसे भी याद रखिएगा, क्योंकि कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अनुच्छेद 60 बताओ, तो हम बता देंगे वित्तीय आपातकाल से। फिर एक प्रश्न और पूछा जाएगा कि भारत में वित्तीय आपातकाल कितनी बार लग चुका है, तो हम बताएंगे एक भी बार भारत में वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल के दौरान मनसबदारों को वेतन राजस्व कार्यों के रूप में प्राप्त होता था, जिसे कहा जाता था। ये जो था मुगल काल के दौरान मनसबदारों को जो वेतन दिया जाता था वो जागीर के रूप में दिया जाता था। राजस्व कार्यों के लिए जागीर के रूप में वेतन दिया जाता था। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बंदगान शब्द का अर्थ क्या है? अगर बंदगान शब्द की बात की जाए तो ये जो सैन्य सेवा से संबंधित दास होते थे उन्हें बंदगान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बंदगान कहा जाता था। आप जानते ही हैं कि बंदगान जो विभाग की स्थापना की थी, दीवान बंदगान किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी, जो दास विभाग था। नेक्स्ट पर चलते हैं, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? अगर हम गुलाम वंश की स्थापना की बात करें तो गुलाम वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक जिसका शासनकाल 1206 ईस्वी से लेकर 1210 ईस्वी तक रहा है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था? ख्वाजा जो थे बख्तियार खिलजी जो थे, बख्तियार काकी कहा जाए, बख्तियार काकी की याद में इसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करा दिया था, लेकिन शुरू ही करा पाया था, फिर इसकी मृत्यु हो जाती है तो इसे इल्तुतमिश पूर्ण कराते हैं बाद के। तो बख्तियार काकी की याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया था। कहाँ पे? दिल्ली में। लेकिन इस निर्माण के पूर्ण होने से पहले कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। तो फिर इस जो कुतुब मीनार है इसे पूरा कौन करवाता है? इल्तुतमिश पूरा करवाता है। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद इसने कहाँ बनवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद कहाँ बनवाई थी? ये बनवाई थी अजमेर में। अगर हम किसकी कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी के बारे में बात करें तो इसकी राजधानी क्या थी? लाहौर राजधानी थी। बाद के कुछ लोग बताते हैं कि दिल्ली भी स्थानांतरित की थी, लेकिन याद रखिएगा कि लाहौर राजधानी थी। और इसको लाख बख्श की उपाधि दी थी। क्यों? क्योंकि ये लाखों का दान करता था, दान प्रिय बहुत था, इसलिए इसे लाख बख्श की उपाधि दी थी। और इसे एक और उपाधि दी जाती है, किसे? कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान ख्वां की उपाधि दी जाती है, याद रखिएगा। कुरान ख्वां की उपाधि इसे इसलिए दी गई क्योंकि ये कुरान का बहुत ही सुमधुर, बहुत ही सुंदर स्वर में, बहुत ही मधुर स्वर में पाठ करता था, इसलिए इसे कुरान ख्वां की उपाधि से नवाजा गया। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? आगरा शहर की स्थापना की बात की जाए तो ये सिकंदर लोधी के द्वारा की जाती है। सिकंदर लोधी 1489 से लेके 1516 तक दिल्ली सल्तनत का सुल्तान रहता है। तो आगरा शहर की जो स्थापना की थी वो सिकंदर लोधी ने की थी। अगर लोधी वंश की स्थापना की बात की जाए तो बहलोल लोधी ने इसकी स्थापना की थी।
और लोदी वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। पानीपत का प्रथम युद्ध होता है किसके किसके मध्य? इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य, और बाबर इसमें जीत जाता है और यहीं से लोदी वंश का काम समाप्त हो जाता है। तो याद रखिएगा कि लोदी वंश का जो था अंतिम राजा कौन था? अंतिम राजा कौन था? इब्राहिम लोदी था, जिसे बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में हरा दिया था। तो दोस्तों आज के जो ये सुपरफास्ट रिवीजन सीरीज है, ये पहला पार्ट यहीं पर पूरा होता है। दोस्तों अब हम आपके लिए नेक्स्ट पार्ट भी लेकर आएंगे इस वीडियो को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों अब हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।